नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। देश भर में कुत्तों के हमलों के मामले बढ़ रहे हैं। आवारा और बेलगाम कुत्ते अक्सर बच्चे और बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं। गली मोहल्ले हो या फिर पार्क या फिर दूसरी सार्वजनिक जगह, अक्सर राहगीर हमलावर कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। इसी वजह से रेबीज के मामले भी बढ़े हैं। अब सवाल यह है कि इन आवारा कुत्तों का समाधान क्या है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुन ली हैं। इस दौरान कोर्ट ने क्या कहा, डॉग फीडर्स को क्या हिदायतें दी, अब तक अदालत में इस मामले में क्या क्या हुआ, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सड़क पर आवारा और बेलगाम कुत्तों के हमले कब बंद होंगे। तो आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है। सुप्रीम अदालत ने साफ कर दिया है कि इस मामले में डॉग लवर्स और संबंधित पक्ष अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। और इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, जान लेते हैं कि कल इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का रुख क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि कुत्तों के काटने के लिए खाना खिलाने वालों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। दरअसल मंगलवार को आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसी सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ी टिप्पणी दी। इसमें अदालत ने अपनी बात दोहराई है। हालांकि हुआ यह था कि वकील प्रशांत भूषण ने अदालत की एक टिप्पणी का उदाहरण दिया था। प्रशांत भूषण ने कहा था कि कभी कभी अदालत की टिप्पणी से गलत संदेश चले जाते हैं। प्रशांत भूषण ने पिछली सुनवाई के दौरान की गई कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र किया था। अदालत ने तब यह कहा था कि डॉग बाइट्स के लिए फीडर्स को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। लेकिन कल प्रशांत भूषण ने कहा कि शायद कोर्ट की यह टिप्पणी व्यंग थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने कल ही सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण से सख्ती से कहा कि अदालत ने बताया कि यह टिप्पणी व्यंग में नहीं बल्कि ये बहुत गंभीरता से कही गई बात है। साथ ही अदालत ने एक पूर्व मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता को भी फटकार लगाई है। वैसे इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। कुछ एनिमल लवर्स और एनजीओज का मानना है कि जब डॉग का पेट भरा होता है तब वो कम हमलावर होते हैं और उन्हें आसानी से काबू में किया जा सकता है। आसानी से उनका वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन भी किया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ इस मामले में से जुड़े एक बड़े पक्ष का कहना है कि डॉग बाइट्स के केस में जवाबदेही तय होनी चाहिए। डॉग फीडर्स डॉग बाइट्स के मामलों में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि फीडिंग से डॉग पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, फीडिंग रोक देनी चाहिए, खाना रोक देना चाहिए। बट साइंटिफिक एविडेंस दिखाता है कि फीडिंग से एक स्टेरिलाइजेशन इजियर होता है, बी डॉग अग्रेशन कम होता है। अगर कुत्ता खाना खाया हुआ होता है तो वो सोता रहता है, वो काटता नहीं है। वो कुत्ते को फीडर्स जानते हैं, वो जानते हैं जब वो कुत्ता बीमार है। इतनी हम लोगों ने आज बहुत सारी साइंटिफिक एविडेंस प्रेजेंट करी है कोर्ट में दिखाने के लिए कि फीडिंग रिड्यूसेस अग्रेशन, रिड्यूसिंग रोमिंग, कुत्ते का रेंज कम हो जाता है। अगर खाना ढूंढना होगा वो ज्यादा लंबा डिस्टेंस जाएगा। फीडिंग से कुत्ता ह्यूमंस को ट्रस्ट करता है, स्टेरिलाइजेशन के लिए आसानी से पकड़ा जा सकता है। फीडिंग इंक्रीजेस स्टेरिलाइजेशन। आवारा कुत्तों को लोगों से कैसे दूर रखा जाए ताकि काटने के मामले नहीं बढ़ेंगी। और पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में ये भी लिया था कि इन आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी किसी की होनी चाहिए, या तो डॉग फीडर्स की होगी या उन इंडिविजुअल्स की होगी जो इन कुत्तों को ला रहे हैं, और या फिर राज्य सरकार या सरकार की होगी। इसलिए अपनी ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरत पड़ी तो हम इसके लिए पेनल्टी लगाएंगे और फाइन करेंगे, और जाहिर तौर पर जो डॉग फीडर्स हैं उनको भी इस पेनल्टी को भुगतना पड़ेगा, और नहीं तो राज्य सरकारों के ऊपर जुर्माना होगा और कंपनसेशन उनको देना पड़ेगा। हम भी शुरू से मांग कर रहे थे जिसको भी आवारा कुत्ता काटेगा, और आज आप देखिए RMLO सफदरजंग अस्पताल, उसमें लाइनें लगी हुई हैं। 90% से ज़्यादा RWA जिनसे हमारा कांटेक्ट हुआ है सब ये चाहते हैं कि इन आवारा कुत्तों से हमको छुटकारा दिलाया जाना चाहिए।
चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि एक इस तरह का मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा है, हालांकि 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने रेबीज के मामलों को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर चर्चा शुरू की थी, इस पर बहस शुरू हुई थी और लगातार पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से तमाम दलीलें दी जा रही हैं और हर बार कोर्ट अपनी तरफ से टिप्पणी करता है। अब अगली सुनवाई 28 तारीख को है, उस पर भी कोर्ट ने सुनवाई करनी है, लेकिन उससे पहले मामला गंभीर है क्योंकि आए दिन इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पूरी समस्या का समाधान क्या है, कब बंद होंगे कुत्तों के हमले, इसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे। एडवोकेट ननिता शर्मा, पिटिशनर फॉर स्ट्रे डॉग्स केस, हमारे साथ मौजूद हैं। मीत अशर हमारे साथ लीगल अफेयर्स से मौजूद हैं, साथ ही पेटा टीम से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ किरण नाजरत भी हमारे साथ सीनियर डायरेक्टर हैं ह्यूमन वर्ल्ड फॉर एनिमल इंडिया के, और संजय महापात्रा, फाउंडर हाउस ऑफ स्ट्रे डॉग्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले ननिता जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। कोर्ट ने जो कल ये टिप्पणी की है उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके हमें समझाइए, इसको किस तरीके से समझा जाए, ये हिदायतें किस किस के लिए हैं? देखिए, हिदायतें तो बहुत सारी दी हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये ऑब्जर्वेशंस हैं बेसिकली, और अभी उनका पूरा फैसला नहीं आया, कंक्लूजन नहीं है ये, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें सोच समझ के देखनी हैं। जो अभी तक जितनी भी दलीलें सामने आई हैं उनको एक बार ये पूरा अच्छी तरह से फिर से सुनना है, आपस में मिलके बैठ के, और उसके बाद उन्होंने अपना जो भी फैसला करना है वो मेरे हिसाब से बड़ा बैलेंस्ड फैसला होगा, क्योंकि उनके सामने एक मुद्दा तो बिल्कुल साफ है कि इतने सालों से स्टरलाइजेशन नहीं हो रहा। जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का, जो अथॉरिटीज को करना चाहिए था, एनिमल वेलफेयर बोर्ड को करना चाहिए था, वो इन्होंने अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करी हैं। तो उसकी वजह से आज कौन सफरर्स हैं? ये वॉइसलेस क्रीचर्स, ये डॉग्स, और इनको हम आवारा ना कहें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हमारे कम्युनिटी एनिमल्स हैं, ये हमारे कम्युनिटी डॉग्स हैं, जिनकी रक्षा और जिनकी हमें सेवा करनी चाहिए। अब सेवा का मतलब ये नहीं है कि हम ह्यूमंस के बारे में नहीं सोच रहे। जो डॉग आपको किसी को बाइट करता है उसके लिए प्रोविजंस है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स में। रूल 16 बड़ी क्लियरली कहता है कि जब भी कोई डॉग डेंजरस हो जाता है सोसाइटी के लिए, उसकी कंप्लेन हो सकती है, एमसीडी आके उसको उठा के ले जाती है और उसको ऑब्जर्वेशन में रखती है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखती है 3-4 दिन। उसके बाद दे टेक अ कॉल कि हमें इस कुत्ते का क्या करना है, वापस छोड़ना है या हमें अपने पास शेल्टर हाउस भेजना है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से लेड डाउन है हमारे एबीसी रूल्स में। अब हम एबीसी रूल्स को अगर अथॉरिटीज स्टेट अगर उसको फॉलो नहीं करेगी और फिर कहेगी कि जी ये डॉग मेनिस है, तो ये तो बहुत जाती है ना। जो वीक वल्नरेबल सोसाइटी के बच्चे हैं, जो हमारे कम्युनिटी एनिमल्स हैं, जो नेचर का एक पार्ट है, क्योंकि आज आप ये डॉग्स को यहाँ से हटा देंगे तो आपके इसको रिप्लेस करने के लिए मंकीज आ जाएंगे, रोडेंट्स आ जाएंगे, समस्या आपकी एक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मतलब ये आप सोचेंगे कि हमने सारे डॉग्स हटा दिए तो हमारी समस्या कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हमारे पास शेल्टर हाउसेस हों, हमारे पास कोई शेल्टर हाउसेस है नहीं। जो भी थोड़े बहुत शेल्टर हाउसेस हैं उनकी इतनी बुरी हालत है, उनको वहां पे न खाना पीना जब होगा, ये डॉग्स जो हैं ये टेरिटोरियल इन नेचर होते हैं। आप सबको एक ही केज में डाल देंगे 10-12 डॉग्स को, तो आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, अल्टीमेटली इंजरीज होंगी एक दूसरे के साथ, और वो जो बीमारियां फैलेंगी वो सिर्फ डॉग्स को नहीं फैलेंगी, वो ह्यूमन बीइंग्स को भी फैलेंगी। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। ननिता जी आपके पास लौटती हूँ, मेरे से होगी। संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, देखिए मामला बहुत गंभीर है, जरा विस्तार से बताइए कोर्ट क्या कहना चाह रहा है? कल की टिप्पणी पर कोर्ट ने किस किस को क्या क्या हिदायतें दी हैं? कोर्ट तो ये कहना चाह रहा है कि सिविल अथॉरिटीज को सारे इंतजाम मुकम्मल करने चाहिए, और कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसको लेकर बहुत तेजी के साथ और बहुत निष्ठा के साथ काम नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीजें करनी जरूरी हैं। कोर्ट ने इस बार बैलेंस बनाया है और ये कहा है कि जो खतरनाक कुत्ते हैं उनकी पहचान करके उनको जरूर वहां ले जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने कई बार हल्के अंदाज में, यानी
समझाने के अंदाज में ये भी बोला है कि कुत्ते को इतनी समझ नहीं होती कि किसको काटना किसको नहीं काटना और कब हिंसक होना कब नहीं होना है। कोर्ट ने बहुत सारी ऐसी चीजें बोली हैं जो समाज को और प्रशासन को आईना दिखाने वाली हैं। कोर्ट का ये भी कहना है, जिस समय लोगों ने चीफ जस्टिस के आगे कोर्ट के आगे यानी जस्टिस नाथ के आगे ये भी कहा कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कुत्तों ने काट लिया है, तो कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आप लोग इस चीज को ज्यादा हाईलाइट मत करो, क्योंकि जो चीजें हाईलाइट करने की हैं वो ये हैं कि सिविल अथॉरिटीज को मुकम्मल इंतजाम करने चाहिए और जो कुत्तों के लिए फीडिंग पॉइंट बनाए गए हैं वहां लोगों को भी इसका पालन करना चाहिए। और जो कोर्ट ने कई बार ये भी कहा, जिस तरह वकील साहिबा अभी तर्क दे रही थी, तो ऐसे में तो ये लग रहा है कि इनका तो ये कहना है कि जब हमें पता है कि मरना है तो घर में अभी से कफन खरीद के रख लो। एक तो ये भी हुआ ना कि आपको पता है कि, तो ये बिल्कुल एक तरफा है कि वो तो जानवर है, वो तो बेजुबान है, लेकिन वो इतने लोगों को काटता है। कोर्ट ने कई बार इस बात को ये कहा है कि जिन लोगों को कुत्ते काट रहे हैं उन कुत्तों के हिमायतियों को ध्यान रखना चाहिए, वो ऐसे कुत्तों को अपने घर ले जाए, घर में ले जाकर पाल लें जो लोगों को काट रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें कोर्ट ने बहुत साफ साफ आईना दिखाया है। जो मतलब जो ब्लाइंड पशु प्रेमी हैं, जिनको दूसरे सामने का कोई दिखाई नहीं देता, जिनको सिर्फ ये दिखाई देता है कि वो बेजुबान हैं, उनको उनकी रक्षा करनी चाहिए। कोर्ट ने ऐसे लोगों को भी आईना दिखाया है। प्रशासन को भी ये कहा है कि आपको जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं आप उसका पूरी तरह से पालन कीजिए। और संस्थाओं को भी ये कहा है, क्योंकि मेनका गांधी की संस्था से कोर्ट ने ऐसे सीधे सवाल किए हैं कि उनके वकील को जवाब देते नहीं बना था। ठीक है। और हमने तो कोर्ट में सुनवाई में देखा कि वो बगले झांकते हुए नजर आए। संजय जी, मैं लौटती हूँ। स्पष्ट सवाल किया था। बिल्कुल, पेटा से भी हमारे साथ मीत अशर जी मौजूद हैं। मीत जी, सीधे तौर पर हिदायत पेटा को भी दी गई है और दूसरी बात है कि वन साइडेड होकर इसको नहीं देखा जा सकता। मेरे से संजय हमारे साथ मौजूद है, बता रहे किस तरीके से इस बार कम से कम कोर्ट ने पूरे बैलेंस तरीके से अपनी टिप्पणियों को रखा है। जी, पीटा को कोई हिदायत नहीं दी गई थी, ये कोई अलग बात कर रहे थे जो आपके सहयोगी हैं। पीटा भी एक इस केस में इंटरवीनर है और हमने 2 रोड मैप्स फाइल किए हैं कोर्ट में। एक कुत्तों को लेकर, जो सामुदायिक कुत्ते हैं जिनको कम्युनिटी डॉग्स या स्ट्रे डॉग्स भी कहा जाता है, कि उनसे रिलेटेड जो पॉपुलेशन कम करने का प्रॉब्लम है या अग्रेशन का प्रॉब्लम है उसको कैसे डील करना है, उसका एक रोड मैप हमने फाइल करा है, जो हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी इसका कॉपी दिया हुआ है। दूसरी रोड मैप हमने फाइल करी है जो स्ट्रे कैटल है, यानी कि जो सड़कों पे कैटल पाए जाते हैं, गाय बैल वगैरह, मवेशी जिसको कहते हैं, उनके रिलेटेड, कि ये जो है ये सड़कों पे कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये सड़कों पे पैदा तो होते नहीं है, ये होते हैं डेयरीज में, और जब डेयरी से इनकी दूध देने की क्षमता खत्म हो जाती है तो इनको फेंक दिया जाता है सड़कों पे, इसलिए ये आ जाते हैं हाईवेज पर। तो उसमें क्या करना चाहिए, ऐसे 2 अलग अलग रोड मैप पीटा इंडिया ने फाइल करे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब जो आप बात कह रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की तय होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो एक बात मैं साफ साफ कह दूं, पीटा इंडिया और अन्य एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से भी, कि हम कोई भी नहीं चाहता कि डॉग्स सड़कों पे हो। हम सब लोग खुद चाहते हैं कि भारत एक स्ट्रीट डॉग या कम्युनिटी डॉग फ्री देश बने, जहां सड़कों पे कोई कुत्ते, कोई आवारा लावारिस पशु ना हो। इसका सिंपल रीजन ये है कि ये डॉग्स के या कोई एनिमल्स जो भी है, कैटल है, काऊ है, डॉग्स है, कैट्स है, ये कोई लाइफ नहीं है उनके लिए रस्तों पर, राइट। तो हम भी नहीं चाहते कि वो सड़कों पे हो, उनकी पॉपुलेशन बढ़े। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा और सबको ये समझना पड़ेगा कि एनजीओज जो है ये नॉन गवर्नमेंटल है, ये गैर सरकारी है। सरकार पैसा नहीं देती एनजीओज को चलाने के लिए। सरकार का काम रहा है पिछले 25 साल से एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स, यानी कि कुत्तों के नसबंदी रिलेटेड जो कानून है वो हमारे देश में पिछले 25 साल से रहा है। तो 25 साल से क्योंकि म्यूनिसिपैलिटीज ने नसबंदी नहीं करी है, कुत्तों की संख्या इतनी बड़ी है। और कोई नहीं कह रहा कि जो कुत्ते काटते हैं या जो कुत्ते आक्रामक हैं उनको सड़कों पे रखा जाए, लेकिन फीडर्स जो हैं, जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं, जो जिम्मेदारी से खिलाते हैं, वो बेशक प्रॉब्लम में हेल्प कर रहे हैं सोल्यूशन के लिए। ठीक है, एक बार संजय जी अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना इन्होंने क्या कहा। संजय जी, 2 चीजें देखिए, ये जो पूरा मामला है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। 28 जुलाई 2025 से कोर्ट इस पूरे मामले को सुन रहा है। उसके बाद 11 अगस्त 2025 जबकि कोर्ट ने अपनी सुनवाई में ये कहा था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया जाए, एक डेडलाइन 8 हफ्ते का समय दिया था। उसके बाद जो अगली सुनवाई हुई थी 22 अगस्त को, उसमें यह कहा था कि नसबंदी के बाद ही कुत्तों को छोड़ा जाए। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड मामले
मामला है, एनजीओ अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि ये काम तो जी सिविल अथॉरिटीज का है। सिविल अथॉरिटीज ये कह देती है कि हमारे पास तो जगह ही उतनी नहीं है, सरकार की तरफ से उतनी स्पेस हमको प्रोवाइड नहीं कराई गई है। डॉग लवर्स हैं वो अपनी तरफ से डॉग प्रोटेक्शन के लिए सामने आ जाते हैं, वो लोग जो कि विक्टिम है वो कहते हैं कि हम क्या करें। ऐसे में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, कोर्ट की टिप्पणियों को भी कई बार गलत तरीके से समझा गया है। अब ऐसे में जो कल कोर्ट ने बात कही, भले ही बैलेंस होकर बात कही हो, जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। एक ऐसी लाइन है कि अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जो लोग डॉग लवर्स हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि कुत्तों के प्रति प्यार होना अलग चीज है, लेकिन कुत्ते अगर जब समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए और रास्ते चलते लोगों के लिए, खास करके बुजुर्गों और बच्चों के लिए अगर खतरनाक हो जाते हैं तो उनको उस नजरिए से भी सोचना चाहिए। तो ये सही है। और सिविल अथॉरिटीज को भी अपने बजट का कुछ हिस्सा इस उसमें करना चाहिए, क्योंकि कुत्ता सबसे वफादार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जानवर तो आखिर जानवर ही है, बेजुबान को बेजुबान की तरह रखना चाहिए। और जो लोग कोर्ट के आदेश के बावजूद सार्वजनिक जगहों पर चुपके रात के अंधेरे में कुत्तों को फीड करते हैं और उनको जब मना किया जाता है तो वो उस पर आक्रामक और हिंसक हो जाते हैं, तो इन लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक तरफा चीजें नहीं चल सकती और नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज आपके खिलाफ हो जाएगा। आप उनको तमाम चीजें बताइए और ये आवश्यक है कि आप कुत्तों से प्यार जरूर करें, लेकिन वही कहा है कि प्यार अंधा नहीं होना चाहिए। और अगर कुत्ते सब, मैं खुद मयूर विहार में रहता हूं और जहां मैं सामने वहां 2 डॉग लवर्स मेडिकल शॉप में इंजेक्शन लगवाने आए थे क्योंकि कुत्ते ने उनको काट लिया था। तो वो तो ये कह रहे थे कुत्ता है कोई बात नहीं, मैंने तो कहा कि मैं इसकी फोटो खींच के एमसीडी को भेज रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो जानवर है, क्योंकि वो गॉड लवर थे इसलिए उनको उनके काटे का कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन बाकी और पब्लिक है, कई लोग वहां पर, उस कुत्ते ने कई लोगों को काट लिया था। तो ऐसे में हमारे जैसे नागरिक हैं, उन लोगों को तो ये डर रहता है कि रास्ता चलता कोई कुत्ता अचानक आक्रामक हो जाए और काट ले तो क्या किया जाएगा। तो ऐसे लोगों को, मतलब वो सिर्फ एक तरफा ब्लाइंड डॉग लवर या पेट्स लवर होकर नहीं रह सकते हैं। उनको अपने स्वास्थ्य की भी चिंता, और खास करके वैसे लोग जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए भी सोचना चाहिए। एक तरफा सोचने से कहीं कुछ नहीं होगा। संजय जी आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनसे चर्चा करती जा रही हूँ। आपके कुछ सवाल हो तो आप भी उनसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन किरण जी अब मैं आपको यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूंगी। संजय जी की बात को ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। अब देखिए ये मामला इतना बड़ा होता जा रहा है। अगर हम हाल फिलहाल की बात करें, स्पेशली जब से मामला कोर्ट में गया है 2025, 28 जुलाई 2025, तब से सोसाइटी में एक डिवीजन आ गया है। अगर आप देखेंगे, अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं, जैसे संजय जी अभी मयूर विहार का एग्जांपल दे रहे थे, ऐसी बहुत सी हाई राइज सोसाइटीज हैं जहां पर किसी ना किसी के घर में कुत्ता होता है। अब डिवीजन आ गया सोसाइटी में, लोग आपस में भिड़ने लग गए हैं। अब अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं। एक डॉग लवर्स का ग्रुप होगा, एक वो होगा जो डॉग को पसंद नहीं करते हैं, एक वो ग्रुप होगा जो भले ही उनके पास डॉग नहीं लेकिन वो डॉग को फीड करते हैं। ये डिफरेंस इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्या इसका समाधान आपको नजर आता है? हाँ जी, हम 2013 से ये मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं। जब हमने पहले शुरुआत करी थी तो हम सिर्फ स्टेरिलाइजेशन वैक्सीनेशन कर रहे थे एबीसी के मुताबिक, एबीसी के रूल्स के मुताबिक। और हमने हरियाणा में एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम किया था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ। अब जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता गया, हमने ऑलमोस्ट 10 सिटीज़, शहरों में काम किया, उससे ज़्यादा हमने काम किया है। और जैसे जैसे हमने काम किया हमें एक रियलाइजेशन हुआ, एक जो आप बता रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, लोगों को डिवाइड करता है। और दूसरा कि ये प्रोग्राम में कोई भी लोगों के साथ बात नहीं कर रहा है। तो हमारा जो प्रोग्राम हमने चलाया है, और ये सक्सेसफुली आपने सुना होगा कि लखनऊ का मेंशन हुआ है, देहरादून का मेंशन हुआ है, वडोदरा का मेंशन हुआ है, ये सारे हमारे प्रोग्राम्स रहे हैं। इन प्रोग्राम्स में हमने एक एबीसी का काम निभाया है और साथ में ही हमने कम्युनिटीज़ के साथ काम किया है। हमारा एक प्रोग्राम है अभय संकल्प, जहां हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि फियर, जो डर रहता है लोगों को कुत्तों से, वो रियल है। और उसी प्रोग्राम के जरिए हम अलग अलग RW के साथ पूरे शहर में काम करते हैं। देहरादून में अभी रिसेंटली हम इतने सालों से हमने काम किया है, 297 सोसाइटीज में अभी हमने रिसेंटली एग्जिट किया। और उसका क्या मतलब हुआ, हम ऑलमोस्ट 600 सोसाइटीज वहां पे काम कर रहे हैं
उसमें से हमने ऑलमोस्ट 300 सोसाइटीज में नहीं, से वो हमने बात तो ठीक है, exit आप लोग किया। काम कर रहे ये हैं, क्यों ऐसे बहुत किया? सारे एनजीओज वहां पर होंगे जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन समाधान क्या है? No, देखिए, ma'am. हाँ, मैम, मैं वही बात कर रही हूँ। हमने ये किया है कि हर रेजिडेंट्स, हर सोसाइटी के बाहर जितने भी कुत्ते हैं 100% स्टेरिलाइजेशन, हाँ। फीडिंग एंड वाटर स्पॉट्स सोसाइटी ने नक्की किए हैं उनके हिसाब से, जहां बच्चे नहीं खेलते हैं, जहां ठीक है। लोग वॉक नहीं करते हैं। उसके अलावा हमने गार्बेज की बात भी करी है वहां पर। उसके अलावा वहां पे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए हैं, ठीक है। जितनी भी समस्याएं, हाँ। हमने उन पे काम किया है इतने बिल्कुल, तक सोशल कि इशू। एक सोसाइटी बार ने संजय बोला जी, अब है। मैं आपको इंक्लूड कर लेती हूँ, मैं लौटती हूँ मैम आपके, संजय जी आपको इंक्लूड कर लेती हूँ। अब ये बताइए कि कोर्ट बात तो रख रहा है, कोर्ट की टिप्पणी अब अगली तारीख 28 तारीख को फिर से है, लेकिन सवाल यह है कि ग्राउंड पर क्या इसका असर दिख रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं, वो लोग जो कि डॉग लवर्स हैं वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन आम जनता भी अपनी जगह ठीक है, स्पेशली अगर हम बच्चों और बुजुर्गों की बात करें, उनके लिए बहुत वल्नरेबल कंडीशन हो जाती है। देखिए मैम, मैं सबसे पहले बातें मैं एक क्लियर कर दूं। अभी कोर्ट में जो भी आर्गुमेंट या जजमेंट जो चल रहे हैं इस दौरान, जो हमारा हियरिंग हो रहे, सारी हियरिंग के दौरान से जो भी जजेस कमेंट्स कर रहे या जो भी लॉयर्स उसमें कमेंट्स कर रहे, जो अपने पक्ष रख रहे, ये अभी तक ये कोई गेजेट नहीं है, ये कोई पास नहीं हुआ है। जो भी नहीं, लेकिन कोर्ट जो टिप्पणी कर रही है, कम से कम कोर्ट ने बार बार कहा है, उसको तो सीरियसली ले रहे हैं ना मैम। वो टिप्पणी है, ये प्रशांत भूषण ने भी यही बात की थी। देखिए वो टिप्पणी है, ये अभी तक कोई हमारा गेजेट पास नहीं हुई, कोई लॉ नहीं बना कि हमें किस तरह का एनिमल्स के लिए काम करना है, जिसके ऊपर जजेस ने, इसीलिए इतने सारी हियरिंग हमारे हो कोर्ट रहे की हिदायतों पर तो काम करते हैं ना सर। मैम देखिए, कोर्ट की हिदायत, अभी कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया। अच्छा। और इसी डिसीजन को लेके जिस तरह न्यूज चैनल ने, और जो डॉग्स लोगों को नहीं चाहते कि अगर कोई एनिमल फीडिंग नहीं करना तो फीडिंग नहीं करना दिया जाएगा, और उसको वहां पीट के किसी लेडीज को कपड़े उतार के मारा जा रहे, किसी इंसान को गर्म पानी फेंक के मारा जा रहा, तो कुत्तों को खाना क्यों खिला रहे? एक पॉइंट कल आई है और इसी पॉइंट के ऊपर मुद्दा बनाना चाहिए। अभी तक कोर्ट की कोई जजमेंट क्लियर नहीं है। जब तक जजमेंट क्लियर नहीं है, हम उस लॉ कैसे माना जाएगा? और कोर्ट कल एक बात मैं संक्षेप में बोल दूं, जो कोर्ट की कल की जो बिल्कुल मिनिमम से मैं बात बोल लूं उसको, कि मानव सुरक्षा और पशु कल्याण, हाँ, दोनों के बीच समानता रखना, किस तरह का करना, कोर्ट ने कल ये बात कही है। हाँ। और संतुलन रखना। दूसरे बात, कुत्तों की हत्या समाधान नहीं है, कुत्तों की जहर दे के मारना कोई समाधान नहीं है। हाँ। जिस तरह, नहीं, ये बात तो कोर्ट भी माना है। हाँ, जिस तरह तेलंगाना ने अभी 600 कुत्तों को मार दिया है। हाँ, हाँ। और ठीक है, एक बार संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार मेरे से होगी संजय जी हमारे साथ ही। मेरे बात पूरा कर दीजिए। ठीक है, हरियाणा में हाँ, एक एबीसी यूनिट जिसके नाम है नैन फाउंडेशन, हाँ, हाँ, उन्होंने कुत्तों की नसबंदी की जगह कुत्तों को जहर दे के मार के 30 कुत्ते को जंगल में फेंक दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक और आप, वो कोई समाधान नहीं है। और समाधान, मैम एक पॉइंट मेरा वहां पे है कि इसका समाधान है सही एबीसी, करप्शन एबीसी हमें नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि एनिमल्स बोल नहीं सकता है, एनिमल्स को लेकर करप्शन बहुत होता है। चाहे वो हमारा चाहे लोकल एमसीडी हो या नहीं, वो तो शुरू में देखिए संजय शर्मा मेरे से होगी यही कह रहे थे ना, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। एक बार वो कुछ कहना चाह रहे हैं संजय जी, संजय शर्मा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं वो तो अभी मान्य हैं। ठीक है, जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता है तब तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन चलती रहेंगी। जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन से कोई इनकार नहीं कर सकता है, चाहे वो पशु प्रेमी हो, चाहे सरकारी महकमे हो, या किसी तरह की कोई संस्था हो, क्योंकि सबको अभी फिलहाल जब तक अंतरिम गाइडलाइन है वो पालन करना होगा। और उसके बारे में, और जहां तक महापात्रा जी ने बोला है, तो वो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, वहां की लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने कुत्तों को जहर दिया हो उनके खिलाफ समुचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे, और उन लोगों को दंड मिलना चाहिए। क्योंकि कानून हाथ में नहीं ले सकते आप, किसी की हत्या नहीं कर सकते, चाहे वो जानवर ही हो। उसके लिए नैतिक जिम्मेदारी वहां के लोकल प्रशासन की है, वहां की राज्य सरकारों की है। हाँ। जिन जिन स्टेट में ऐसी घटनाएं हो रही है वो ये सुनिश्चित करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बातें सुप्रीम कोर्ट के आगे भी जाहिर है कि अब अगली सुनवाई होगी तो ये उठाई जाएंगी, और उसमें कोर्ट एक समुचित निर्णय लेगा और समुचित आदेश पारित करेगा, ऐसी उम्मीद। 3 नवंबर की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सचिवों को भी कहा था, उनको भी तलब किया था, उस पर भी बात हुई थी। आपने सही कहा संजय जी, बंद होंगे सड़कों पर कुत्तों के हमले, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां इसको लेकर की हैं, जिस पर ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे। एडवोकेट नैनीता के पास जाऊं उससे पहले संजय जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए।
देखिए, समाधान की तरफ हम बात कर रहे हैं। हमारा देश में हम सिर्फ बात करते हैं हमारा शहरी इलाका, ठीक है, अर्बन एरिया, रूरल एरिया की हमें बात करें, उसका कोई जिक्र कहीं पे भी नहीं है। हाँ। ना सुप्रीम कोर्ट में है, ना कहीं हमारा म्युनिसिपैलिटी, ना ब्लॉक लेवल में कहीं पे भी आप देखिएगा वहां अभी एबीसी यूनिटी आज तक नहीं है। हम हमारा देश से पोलियो खत्म किया है। हम हमारा देश में इन बच्चों को अच्छे तरीके से, सही तरीके से, विदाउट करप्शन हम नसबंदी करके, इनका पॉपुलेशन कम करके, हर कुत्ते को हर साल हम इनको टीकाकरण कर सकते हैं, जो हम रेबीज खत्म कर सकते हैं। लेकिन फिर कहां पर प्रॉब्लम आ रही है ये भी बताते चलिए। प्रॉब्लम हमारा प्रशासन, हमारा स्टेट गवर्नमेंट। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने सारी स्टेट गवर्नमेंट को मांगा कि आप अपना टिप्पणी दीजिए, आप अपना पिटीशन दीजिए। आज तक 2-3 गवर्नमेंट ने दिया, बाकी सारी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिए मैम, अभी तक नहीं आया है। और आप मैं बता दूं, अभी मैं हरियाणा की बात बोल रहा था। हरियाणा में एक नैन फाउंडेशन की नाम में एक ऑर्गेनाइजेशन आया जो रोहतक में कर रहे हैं। रोहतक में अभी 29 कुत्ते को इन्होंने मार दिया और उनके पास 30 एनिमल एबीसी सेंटर की कॉन्ट्रैक्ट मिली हरियाणा से, जो कुत्ते मार रहे हैं। हाँ, नहीं देखिए, ये करप्शन तो है, इसका जिक्र हमने शुरू में किया। हाँ। अब जो लोग डॉग लवर्स हैं या जिन लोगों के घर पे कुत्ते हैं, जो कुत्ते पाल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? मैम देखिए, अगर मैं खाना फीडिंग कर रहा हूँ और हिंदुस्तान में सिर्फ मैं अकेला फीडिंग नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में कम से कम 10 से 15 करोड़ लोग डेली खाना सड़कों में, रोडों में एनिमल्स को खाना खिलाते हैं। ठीक है। ये इनका एक कंपासन है, लव है, केयर है। हाँ। क्योंकि डॉग के साथ हम सदियों से जुड़े हुए हैं और डॉग हमारा फ्रेंड मानते तो हैं। फिर कोर्ट ने जो कहा है कि जो फीड कर रहा है उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो क्या वो सही है? नहीं, कोर्ट ने कल एक टिप्पणी दी है, उसमें फीडर्स की जगह स्टेट गवर्नमेंट को लिया है। अगर ऐसे कोई डॉग बाइट होता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट उनको मुआवजा दे जिनको डॉग बाइट कर रहा है। लेकिन वो डॉग बाइट 13 जनवरी वाली जो सुनवाई हुई मैं थी, उसमें 20 कहा जनवरी की था। बात कर रहा हूँ। हाँ। तो अभी मैं 20 जनवरी की बात कर रहा हूँ, जिसमें उसने ये कहा कि फीडर्स को काफी राहत दी, जो कल वाले जो हमारा हियरिंग हुई है। ठीक है। और उसमें उसने बड़े संतुलन तरीके से बात करी है और मुझे उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय जहां बैठे है, वो सिर्फ इंसान के लिए नहीं बैठे, वो न्याय के लिए बैठे। वो न्याय जो है, वो न्याय सबको मिलेगा। ठीक है, ननिता जी, एडवोकेट ननिता को इंक्लूड कर लेते हैं सर। मैं मानता हूं हाँ, डॉग बाइट है, लेकिन वो डॉग बाइट के ऊपर हमें काम करना चाहिए। ठीक है, उस पे काम करना चाहिए। हम उस पर लौटते हैं, क्योंकि यहीं से क्या समस्या का समाधान हो सकता है। कोर्ट भी इसको लेकर विचार कर रहा है। तमाम पक्षों को बार बार अपनी दलीलें देने के लिए कहा जा रहा है। राज्य सरकारों के सचिवों को भी तलब किया गया था। एडवोकेट ननिता, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि इस पूरे मामले में आप समाधान कहां पर देखते हैं? कोर्ट की अपनी तरफ से कोशिश है, कल का जो कोर्ट ने अपनी तरफ से टिप्पणियां की हैं वो पूरे बैलेंस तरीके से की है कि देखिए, डॉग्स की रक्षा भी जरूरी है, लेकिन हम उसमें आम आदमी को, लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कोई डॉग लवर है, वो केवल डॉग प्रेमी नहीं हो सकता, प्यार अंधा नहीं हो सकता, जो मेरे सहयोगी संजय जी भी बोल रहे थे। हमें आम जनता को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनके लिए भी सोचना होगा। देखिए, सबसे बड़ा समाधान तो इसी में है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एबीसी रूल्स। कोर्ट का जो डायरेक्शन, मैं ये नहीं कहती कि होना चाहिए, लेकिन ये कोर्ट जरूर ये इसको ध्यान में रखेगी जब भी फैसला आएगा कि दिक्कत कहाँ आई है। दिक्कत इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स की आई है कि बच्चों इन डॉग्स की स्टरलाइजेशन नहीं हुई, वैक्सीनेशन नहीं हुई। आज अगर हमारी सोसाइटी में रेबीज है तो वो क्यों है? क्योंकि वैक्सीनेशन इन लोगों ने की नहीं। म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने अलोंग विथ एनिमल वेलफेयर बोर्ड, जो ओवरसी करता था इस चीज को कि ये एमसीडी इम्प्लीमेंटेशन करेगी, वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने भी अपना काम नहीं किया। तो दिक्कत यहाँ आई है कि आज की डेट में रेबीज इसी वास्ते है हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है, क्योंकि इनको वैक्सीनेशन नहीं किया। इनकी तादाद इस वास्ते बढ़ गई है क्योंकि इनकी नसबंदी नहीं हुई टाइम पे, रेगुलर इंटरवल्स में। इतने सारे स्टेट्स हैं जहां पे ये प्रोग्राम पूरी तरह से सक्सेसफुली तो मैम देखिए, यही सवाल है। कोर्ट ने बार बार, अगर आपको याद हो, 22 अगस्त की सुनवाई थी, 11 अगस्त की एक सुनवाई जिसमें ये कहा था कि सबको शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए, स्टेरिलाइजेशन के बाद ही उनको छोड़ा जाए। अगस्त के बाद आज जो चर्चा हो रही है वो जनवरी में हो रही है। अगर हम सिविल अथॉरिटीज की बात करते हैं, वो हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास जी पर्याप्त मात्रा में शेल्टर होम नहीं है। ठीक है, एनजीओ कुछ हैं जो इस और काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा आपने भी कहा, ये सही है कि वो इनफ नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों के सचिवों को भी तलब किया, उस पे भी क्या समाधान नहीं निकल पाया है। और एक एग्जांपल आप लोग जो दे ही रहे हैं हरियाणा का।
देखिए इनके पास इतना पैराफिनालिया नहीं है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ये जो स्टरलाइजेशन, इनकी एबीसी सेंटर्स जहाँ पे स्टरलाइजेशन होती है उनकी भी बहुत पैथेटिक कंडीशंस हैं। हाँ। तो इनके पास, गवर्नमेंट के पास इतना ना तो इनके पास पैसा है ना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस पूरे सिनेरियो में क्या हो सकता है वो ये है कि जो डॉग लवर्स हैं, जो फीड कराते हैं अपने पैसों से, खुद स्टरलाइजेशन भी करवाते हैं। कितने हाँ, कितने, किरण जी, मैं भी आती हूँ आपके अपने पास, बहुत सारी कॉलोनीज में जा जाके हमने भी स्टरलाइजेशन इन डॉग्स की करवाई हुई है, वैक्सीनेशन करवाई हुई है। तो इनकी हेल्प लेनी चाहिए। एक कम्युनिटी जो डॉग लवर्स की है, इनकी सबकी हेल्प अगर ली जाए हर एक एरिया में, तो ये बहुत इजीली इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल सकता है। किरण, क्या कहना चाह रही है आप? हाँ हाँ मैं जी, ये कहना चाह रही हाँ, हूँ एक सेकंड मैम, किरण भी कुछ कहना चाह रही है, उनकी बात सुन लेते हैं। मैम तो आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन एबीसी में हमें ये ध्यान रखना है कि एबीसी भी एक टाइम बाउंड बने। एक पूरे शहर में अगर आप सिर्फ बहुत छोटे नंबर्स करते रहेंगे और सिर्फ 100,000 कुत्ते होते रहेंगे स्टेरलाइज, तो जो पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं होएगा। हमें बहुत ये ध्यान में रखना है कि जैसे हमने देहरादून में किया है, देहरादून अभी हाल फिलहाल में उनका स्टेरलाइजेशन रेट 90% पे आ गया है। 90% मतलब फीमेल्स मेल्स 90% कुत्ते स्टेरलाइज और अगर आप मेरे को एक आंकड़ा दे पाए मैम यहीं पे, वहां पर डॉग बाइट के मामले कितने हैं, अगर आप आंकड़ा दे पाए, एक रफ आंकड़ा। मैं आ रही हूँ। अब स्टेरलाइजेशन और वैक्सीनेशन एक जगह, और दूसरी जगह हमने जितने भी सोसाइटीज में काम किया है वहां पे अगर कोई डॉग बाइट होता है तो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, रेबीज वैक्सीनेशन शॉट होता है, जो ध्यान रखना पड़ता है। हमने कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुना जहां बच्चों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है या रेबीज का शॉट नहीं मिल रहा है, दैट इम्पैक्ट इज ऑल्सो देयर। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है, कम्युनिटी फीडर्स, यस, communities definitely have to bring dogs in for sterilization, लेकिन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट दे सकती है। हमने ये देहरादून में देखा है, नैनीताल, मसूरी, रुद्रपुर, ऋषिकेश, काशीपुर, हम ये सब जगह काम कर रहे हैं, लखनऊ, वडोदरा, आप जहां बोले, ये हमें देखना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे देते हैं। और हमने देखा है जहां जहां हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, वो अगर हम उनको क्लियरली दे ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए और उसी के बाद काम चालू होएगा, तो हमें वो मिल रहा है। ठीक है, वो उस जगह पर मिल रहा है, लेकिन ये इसकी बाकी जगह जरूरत है। मैं सर आपके पास आऊंगी। संजय जी, एक बार एक कमेंट मीताशर जी आपके पास आते हुए, आप पेटा से हैं सर, इतने साल हो गए और ये मामला हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जब तक नहीं आया था तब तक ये एक इतना बड़ा इशू सोसाइटी में बना हुआ था कि सोसाइटी दो धड़ों में बटी हुई है, आज की तारीख में भी बटी हुई है। लोगों के आपस में झगड़े होते हैं सर डॉग्स को लेकर ही। पेटा एक बहुत पुरानी संस्था है, अभी तक समाधान क्यों नहीं निकाल पाई? आज तमाम एनजीओज हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से हमें प्रॉपर सहायता नहीं मिल पाती है, फंडिंग नहीं मिल पाती, सरकार की तरफ से उतना सहयोग नहीं मिल पाता है। क्या आप लोगों को भी ऐसी परेशानी आई कभी? तो जैसे जो ग्राउंड लेवल पे नसबंदी का जो प्रोग्राम होता है, अगर आप एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स देखेंगे, जिसको मैंने कहा जो 2001 में हमारे देश में लागू किए गए थे, उसमें नगर निगम, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत वगैरह की जिम्मेदारी तय की गई थी कि नसबंदी उनको करना है, जो लोकल सिविक बॉडी है। तो जो लोकल सिविक बॉडीज हैं, इन्होंने 25 साल में एनिमल बर्थ कंट्रोल करा ही नहीं है। यही हम कह रहे हैं कि जब आप कुत्तों की नसबंदी करेंगे तो अपने आप उनकी संख्या कम हो जाएगी। जैसे अभी कैरन जी ने भी बताया, जहां जहां पे ह्यूमन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स काम कर रहा है लोकल बॉडीज के साथ में, देहरादून में 90% स्टरलाइजेशन हो गया है, लखनऊ में 85% हो गया है, जयपुर में 75% हो गया है। तो ये कैसे हुआ है? गोवा जैसे एक छोटे राज्य का अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 70,000 कुत्तों को 10 दिन में वैक्सीनेशन किया गया था। WVS नामक एक संस्था है, वर्ल्ड वाइड वेटनरी सर्विसेज, ये वहां की गोवा सरकार के साथ काम करती है। तो अगर गोवा जैसा छोटा राज्य 70,000 कुत्तों को 10 दिन में वैक्सीनेट कर सकता है, तो बाकी जगहों पे इसको क्यों रेप्लिकेट किया नहीं जा सकता? एक चीज होती है एडमिनिस्ट्रेटिव विल और दूसरा होता है पॉलिटिकल विल। ये दोनों इस चीज में लैकिंग है। ना कोई इसमें पैसा लगाना चाहता है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहता है। तो अगर आप जगह नहीं देंगे, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, तो एनजीओज भी क्या करेंगे? एक सेकंड ननिता जी, इस पर कानून क्या कहता है?
इस पे कानून यही कहता है ना, एबीसी रूल्स में यही कहता है कि आप स्टरलाइजेशन रेगुलर इंटरवल्स पे इन अथॉरिटीज को, लोकल अथॉरिटीज को करना है। नहीं, लेकिन अथॉरिटीज तो सीधे तौर पर ये कह देती कि उनके पास जगह नहीं है, प्रॉपर जगह है ही नहीं शेल्टर होम बनाने के लिए। इनके पास सिर्फ 20 एबीसी सेंटर्स हैं और उनके भी हालत इतने खराब हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। तो ये तो इनको शुरू से ही देखना चाहिए था ना, जो इन्होंने देखा नहीं, लापरवाही तो इसी में हुई है। अब ये जो स्टरलाइजेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 70 to 75% स्टरलाइजेशन होनी चाहिए। अब स्टरलाइजेशन कैसे होती है? मैं लौटी उस पर लौटी हूं। संजय जी क्या कह रहे थे आप? मैम ये मैं एक बार ननिता जी एक सेकंड, ये मुद्दा सिर्फ दिल्ली का नहीं, ये मुद्दा हमारा नेशनल लेवल तक हो गया। नेशनल लेवल की बात करूं, हमारे हिंदुस्तान में स्टेट, जितने भी स्टेट है, सारी स्टेट गवर्नमेंट टोटल 60,000 एनिमल हॉस्पिटल है जो एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट के एनिमल हस्बेंड्री चलाते हैं। आज तक 60,000 एनिमल हॉस्पिटल में अब तक एक भी नसबंदी नहीं हुई, एक भी डॉग को एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगी है, ना कोई अवेयरनेस है। और कल मैं थोड़ा सा मुद्दा को चेंज कर रहा हूँ। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि ये जो एनिमल वेलफेयर की एजुकेशन जो सिलेबस हमें स्कूल और कॉलेज में देना चाहिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि एक अवेयरनेस कि ताकि लोग, हमारे बच्चे भी समझे कि नसबंदी क्या होता है, टीकाकरण क्या होता है। सर सोसाइटी को कैसे समझाएंगे आप? यहाँ तो सब पढ़े लिखे हैं। आपने कहा कि ठीक है ये नेशन वाइड है, हम ये मान लेते हैं, लेकिन हम अगर दिल्ली एनसीआर की ही बात कर लें, मामले सबसे ज्यादा यहीं पे हैं और यहीं पे सब एजुकेटेड लोग रहते हैं और यहीं पे है जहां सोसाइटी डिवाइड हुई है दो पार्ट्स में। मैम देखिए, ये सारी मुद्दा शुरू होता है एओए आरडब्ल्यू से शुरू होता है। एओए आरडब्ल्यू से जो मुद्दा शुरू होता है, हमें ग्रास रूट में काम करना चाहिए। हमारा जो एओए में, आरडब्ल्यू में प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जो हमें इलेक्शन करते, सोसाइटी रजिस्टर करते, वहां पे एक एनिमल रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना चाहिए जो एनिमल जो रिप्रेजेंटेटिव। पर कितने लोग मानते हैं उसको? मैम मानना पड़ेगा, मानना। अगर हम कानून को नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को ये बात मैं बोलना चाहता हूं कि ये कानून लाए कि ग्रास रूट से काम शुरू हो, तो हमारे पास ये डॉग बाइट नहीं आएगा, ना रेबीज की जो हमारा पास जो बीमार है वो दूर कर दिया जाए। दूसरे बात मैं बोलना चाहूंगा, 60,000 एनिमल हॉस्पिटल जो एनिमल हस्बेंड्री चलाता है, उनको नसबंदी सेंटर में तकलीफ किया जाए, ताकि हमारा नसबंदी की संख्या बढ़ जाएगा और डॉग की पॉपुलेशन कम होगा। और इसके बाद जब डॉग की पॉपुलेशन कम होगा, हम हर डॉग तक जा सकते हैं, इसको हर साल एंटी रेबीज लगा सकते हैं। और तीसरी बात, अब रिसेंटली देखे होंगे दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे सीएम रेखा गुप्ता जी सारी टीचर को लगा दिए डॉग को पॉपुलेशन काउंट करने के लिए। क्यों ना वो उन एनिमल जो हॉस्पिटल खोला हुआ है उनके साथ एनजीओ को जुड़ाए, फीडर्स को जुड़ाए और वो काम करे। ठीक है, और हम एक तह तक पहुंचेंगे। सिर्फ उनको जहर दे के मार देना, इनको लेके शेल्टर में डाल देना, ये सरकार समस्या के समाधान के लिए पॉइंट जरूरी है। एक बार किरण जी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? समाधान कैसे होगा इसका? यहाँ पे तो मैम थोड़ा हाथ पैर मारना ही पड़ता है। हमने जब शुरू किया देहरादून में, तो हम एक भी सोसाइटी को नहीं जानते थे। अभी पूरा देहरादून हमें जानता है और हम पूरे देहरादून को जानते हैं। सिमिलरली लखनऊ में अच्छा, एक चीज, क्या लोगों की सोच में बदलाव आया है? क्योंकि बहुत देखिए सोच बहुत टिपिकल है। अगर मुझे कोई डॉग नहीं पसंद तो मुझे नहीं पसंद, आप कितना भी मुझे कन्विंस कर लीजिए, मुझे वो नहीं पसंद तो नहीं पसंद और मैं उस सोसाइटी में टॉलरेट भी नहीं करूंगी। ऐसी सोच वाले बहुत से लोग हैं, आप उनको कैसे कन्विंस करते हैं? मैम हमने ये बात बहुत क्लियरली बोला है, क्योंकि एबीसी रूल्स में नो रिलोकेशन बोला है। तो जैसे हम नो रिलोकेशन समझाते हैं और फिर समझाते हैं कि अगर स्टेरलाइज और वैक्सीनेशन होता है तो क्या बदलाव आएगा पॉपुलेशन में, उससे बहुत सारे लोगों ने, जो से डॉग हेटर्स भी होंगे या तो न्यूट्रल होंगे, वो सब धीरे धीरे आए हैं समझने के लिए कि अगर हम ये करेंगे तो हमारी पॉपुलेशन, डॉग पॉपुलेशन घटेगी। और ये सोसाइटीज, ये लखनऊ में भी काफी हमने बदलाव देखा है। जो रिलोकेशन के कॉल्स पहले हमें आते थे वो घट गए हैं। ठीक है, लोग जो झगड़े करते थे वो कम हो गए हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होती थी। तो जितने भी हमने वडोदरा में भी देखा कि कंप्लेंट्स जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आती थी, ठीक है, जितने भी साल हमने काम किया है वो सारे घटे हैं, कम हुए। ठीक है, मीता सर जी क्या आपको समाधान नजर आता है इसका? एनिमल बर्थ कंट्रोल, कुत्तों की नसबंदी करना, उनका सालाना टीकाकरण करना, उनको रिस्पॉन्सिबल तरीके से खाना खिलाना ताकि ये डॉग्स फ्रेंडली और ह्यूमनाइज रह सके। रिस्पॉन्सिबल फीडिंग मैंने जैसे कहा वो जरूरी है ताकि डॉग्स का भी पेट भरा रहे, उनकी नसबंदी भी होती रहे
और साथ साथ उनका सालाना वैक्सीनेशन भी हो सके। बहुत तो अच्छी बात है, यही लेकिन एकमात्र रिस्पॉन्सिबल solution तरीके है। से खाना खिलाना, ये जो शब्द आपने बोला है, इसी पर कोर्ट ने ये भी लाइन बोली है कि जो खाना खिला रहा है जिम्मेदारी फिर उसकी बनती है। नगर पालिका इसके लिए फीडिंग स्पॉट्स देने चाहिए। मैं अगर आपको मुंबई का ही एग्जांपल दे दूं, क्योंकि मैं मुंबई से हूं। मुंबई इज एशियाज लार्जेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे हम लोग जानते हैं, लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट। लेकिन हार्डली कुछ फीडिंग स्पॉट्स दिए गए हैं। पूरे शहर में अभी तक फीडिंग स्पॉट्स दिए ही नहीं गए हैं। तो अगर हम कहते हैं डॉग फीडर्स को कि आप फीडिंग स्पॉट पे खिलाओ, पर वो स्पॉट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, उसकी तो जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन की है। कॉर्पोरेशन को ही फीडिंग स्पॉट देना पड़ेगा। क्योंकि अगर फीडर खुद से, एक सेकेंड, अगर फीडर खुद से किसी स्पॉट पे खिला रहे हैं तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, अग्रीड, बट कॉर्पोरेशन को कम से कम स्पॉट तो देना पड़ेगा। आप स्पॉट भी नहीं दोगे, आप फीडर को ब्लेम भी करोगे, तो दोनों एक साथ, यानी लोकल अथॉरिटीज को भी इसमें साथ आना पड़ेगा। बिल्कुल। संजय जी, जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए। एक आखिरी जवाब ननिता जी से लेना। जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है फीडिंग पॉइंट्स के लिए, और फीडिंग पॉइंट्स अपने आप में बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। ठीक है। जब फीडिंग पॉइंट बनाया जाता है, डॉग्स आर टेरिटोरियल, ए ब्लॉक की डॉग बी ब्लॉक में जा नहीं सकता है। ठीक है। सो वी नीड फीडिंग पॉइंट इन एवरी ब्लॉक्स, ताकि ये नहीं कि आप फीडिंग पॉइंट सोसाइटीज के बाहर बनाएंगे। ये भी बड़ा इशू है सर। सोसाइटी में लोग कहते हैं एक जगह बनाए तो ये हर जगह क्यों खिला रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। चलिए, एक जगह नहीं बना सकते ना, डॉग की टेरिटोरी 10 डॉग ए ब्लॉक सर, ये समझाना भी पड़ेगा ना। यस। एडवोकेट ननिता जी, आखिरी सवाल आपसे, अब अगली सुनवाई में क्या उम्मीद की जा सकती है कोर्ट से? अभी तो चीफ सेक्रेटरीज का स्टेट से तर्क सुने जाएंगे। उनका क्या अभी तक उन्होंने क्या इम्प्लीमेंटेशन, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया है एबीसी रूल्स का, वो सुना जाएगा। ये सब चीजें बातें होंगी, क्योंकि हमारे डॉग फीडर्स और डॉग लवर्स और जो विक्टिम्स थे उनकी सुनवाई हो चुकी है। अब स्टेट्स का सारा जो भी स्टेट्स कहना चाहेंगे वो स्टेट्स को सुनेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मेरा सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहूंगी। एक सेकंड, क्या स्टेट ने अपनी तरफ से, क्योंकि इससे पहले भी स्टेट की तरफ से कई नुमाइंदे पेश हो चुके, क्या स्टेट ने अपनी तरफ से कुछ आंकड़ा दिया है डॉग बाइट्स का या फिर शेल्टर होम्स का? उन्होंने सारे स्टेट्स ने दिया है। ठीक है। वो जो हमारे उस पर अब कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। हाँ, जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है, उन्होंने उनके पास सारा वो जो डेटा है, वो सब जो भी उन्होंने जवाबनामे फाइल किए हैं, तो वो सब जवाबनामे उनके पास हैं, तो वो सब रिकॉर्ड पे लेके आएंगे और वही उनके सामने होंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उसी के हिसाब से वो फिर उनकी सुनवाई करेंगे। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ संजय जी से कि आप जब हम ये कहते हैं कि जो डॉग्स हैं, डॉग फीडर्स हैं, जो डॉग लवर्स हैं, वो अपने घर ले जाएं, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है ये बात। लेकिन अगर हम ये देखें तो हम बेगर्स, तो हम चैरिटी तो बहुत जगह करते हैं ना, तो हम बेगर्स को, अगर हम बेगर्स के साथ चैरिटी करते हैं और आप हमें कहें कि जी आप भी करते होंगे कि जी बेगर्स को अपने घर ले जाओ, तो इसका ये कोई समाधान नहीं है। और पेट तो हर एक कोर्ट जीव ने का उस है। पक्ष में बोला है जहां पर डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली सुनवाई में कोर्ट किस तरह की टिप्पणियां देती है उस पर रहेगी हमारी नजर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।